We were discussing about the EDP process, in which the first point was initial preparation. So we have discussed all the points कि initial preparation में आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, वो सारा इसका पार्ट है। नंबर 2 पे हमने बात की थी कि आइडेंटिफाई करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को। तो इसमें हमने बात कर ली थी, 2 पॉइंट बात हो गए थे कि जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे, कई सारे करेक्ट ट्रेड्स हैं जो आप आइडेंटिफाई करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड, एज, एजुकेशन वगैरह, और आप किसी एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को अपने इस ईडीपी प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप भी कई है, जैसे टेक्निकल पर्सन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर हैं, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं। ये सारी बात कल तक हो गई थी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, अभी आपने इनिशियली प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, एडीपी प्रोग्राम के लिए आपने ग्रुप भी सेलेक्ट कर लिया है, और वो सिलेक्शन होने के बाद आपके पास तक कैंडिडेट्स आ चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है, या थर्ड पॉइंट में आप क्या करेंगे, यू हैव टू प्रोवाइड देम दी ट्रेनिंग। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेज। बेसिकली ट्रेनिंग कई तरीकों की दी जाएगी, कई सारी चीजें हैं ट्रेनिंग में, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नॉट एवरीवन हु इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप हैज डन बीबीए और एमबीए। ठीक है, तो दे मे नॉट बी हैविंग द नॉलेज regarding what is entrepreneurship, what is business. They may not be knowing it. So in that case, आपको उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। You have to tell them what entrepreneurship is. बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो आपको उन्हें बताने होंगे। ठीक है, ताकि उन्हें पता लग पाए कि एक एंटरप्रेन्योर होता कौन है, जो वो बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको उन्हें बतानी होंगी। कुछ क्वालिटीज जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल का पार्ट होगा, और आप ये सारी चीजें सभी लोगों को, जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, उन्हें सब बताएंगे। दूसरा है मोटिवेशनल ट्रेनिंग। अब आप कहेंगे कि मोटिवेशन की क्यों जरूरत पड़ गई एकदम से। देखिए, होता क्या है कि बहुत से कैंडिडेट उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सोचा कि बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस में वो पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर उनका दिमाग चल रहा होगा, घर वालों का प्रेशर होगा, और प्रेशर में आके वो बिजनेस की फील्ड में कूदना चाह रहे हैं। उनको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। एक्चुअली उन्हें आपको ये बताना पड़ेगा कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक, कोई गलती नहीं की है, और वो आगे बढ़ सकते हैं। वो जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जिसको वो सोच रहे हैं या अभी तक सपनों में देख रहे हैं। अब इस मोटिवेशन के लिए आप सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं उन लोगों की जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से, यानी जीरो से स्टार्ट की थी, और आज वो बहुत बड़े बिजनेस को संभाल रहे हैं। यू कैन शेयर द स्टोरी ऑफ धीरूभाई अंबानी, who has started his career as a petrol filler at some petrol station। पेट्रोल डालते थे गाड़ियों में, ठीक है, और वहां से उन्होंने रिलायंस कंपनी की स्थापना की। यू कैन शेयर अमंग द पीपल द सक्सेस स्टोरी ऑफ करसान भाई पटेल, हु इज द ओनर ऑफ निर्मा, जो एक बाबू थे किसी ऑफिस में, और घर आने के बाद वॉशिंग पाउडर घर से बनाकर बेचा करते थे।
तो ऐसी स्टोरीज बेसिकली उनको मोटिवेट करेंगी, जब उन्हें लगेगा कि हाँ, ये भी लोग थे जिन्होंने ऐसे ही शुरुआत करी और आज देखिए कहाँ पहुंच चुके हैं। तो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज नीडेड। जरूरी नहीं है ये नंबर 2 पर हो। मोटिवेशन आप बाद में, पहले या डेली डोज के तौर पर आप उनको ये दे सकते हैं। तीसरा है टेक्निकल नॉलेज। जिस फील्ड में ईडीपी प्रोग्राम कराया जा रहा है, उस फील्ड में आज के समय में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पहले क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, भविष्य में हम क्या टेक्नोलॉजी देखेंगे, अगर उसका आकलन किया जा सकता है तो वो भी डिस्कस होना जरूरी है। विदेशों में क्या इस्तेमाल हो रहा है वो भी डिस्कस होना जरूरी है। और हम कितना पीछे हैं या हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी अभी तक क्यों नहीं है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो टेक्निकल नॉलेज बेसिकली जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आप बनाना चाह रहे हैं, ईडीपी प्रोग्राम आप करा रहे हैं कि मोबाइल का एक मोबाइल की एक कंपनी कैसे लगेगी, या मोबाइल आप छोटे स्तर पे अगर असेंबल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि मोबाइल में आज की डेट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, एंड्रॉइड का मतलब क्या है, एंड्रॉइड के कितने वर्जन आ चुके हैं। ठीक है। भविष्य में 4G की बात कर रहे हैं, 5G भी आ चुका है रिलायंस का ऑप्टिकल फाइबर। तो 4G 5G में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें बेसिकली टेक्निकल नॉलेज का पार्ट है। प्रोडक्ट को बनाने से पहले ये चीजें बहुत जरूरी है समझना कैंडिडेट्स को, कि आखिर टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंसेस क्यों है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है और कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे बेनिफिट के लिए। ठीक है, ये चीजें जानना जरूरी है। फिर बात आ रही है मैनेजीरियल स्किल्स की। मैनेजीरियल स्किल्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये वो स्किल्स हैं जो एक मैनेजर के तौर पर आपके अंदर होनी चाहिए। तो चूंकि आप अपना खुद का बिजनेस रन करेंगे एंड यू कैन बी कॉल्ड योर ओन बॉस, तो वहां पर आपको मैनेज करना भी आना चाहिए। ठीक है। तो आप बेसिकली, आपको प्लान करना आना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए डिफरेंट चीजों को, आपको कंट्रोलिंग आनी चाहिए, क्योंकि बिना कंट्रोल के प्लानिंग वेस्ट है। अगर आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की है मगर उस पर कंट्रोल नहीं किया है तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें बेसिकली मैनेजरियल स्किल्स का पार्ट है। इसमें हमने और भी बात की थी कि एज अ मैनेजर आपको लेटेस्ट टूल्स, जो भी एक्सेल, टैली, कंप्यूटर सेवी, यानी कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, आईटी सेवी आप हो, और नहीं है तो सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट। भाई आप जो भी डेटा है वो आप इंटरप्रिटेशन खुद से कर पाएं, डेटा सेव कर पाएं, फाइल रीड कर पाएं, सेव कर पाएं। तो बेसिक एक आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब मैनेजरियल स्किल्स का पार्ट है। फिर बात आ रही है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बेसिकली आपके जो आपका बिजनेस रहेगा, जो आप प्लांट लगाएंगे या जो भी एंटरप्रेन्योर की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच नीड्स टू बी अरेंज्ड। उनको समझना जरूरी है। जैसे कि आप अगर एक बैटरी वाले रिक्शा यानी ई रिक्शा पे अगर आप ईडीपी करा रहे हैं कि ई रिक्शा कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे आप उसको बेचेंगे, तो उसका उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपको समझना होगा, उनकी आपको ट्रेनिंग देनी होगी। जैसे ई रिक्शा में आप फाइनेंस कहाँ से लेंगे, आप उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, क्या खर्चा आएगा, मशीन वगैरह का अरेंजमेंट, उसमें आप उसकी पब्लिसिटी कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग कहाँ से की जाएगी, क्या उसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए, वो सब चीज़ें, उसमें बैटरी वगैरह और जो चीज़ें और इस्तेमाल होंगी वो कहाँ से आप अरेंज करेंगे। ये उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं उस प्रोजेक्ट के। इनको बारीकी से समझना आपको पड़ेगा, इनकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर आ रहा है मार्केट सर्वे।
मार्केट सर्वे जैसा कि नाम से ही क्लियर है दैट जिस फील्ड में आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वो डिसाइडेड है अगर, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक मार्केट सर्वे जरूर करवा लें उन कैंडिडेट से जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। उससे फायदा क्या होगा कि जब वो मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारे चेंजेस खुद से समझेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, ठीक है, कस्टमर का फीडबैक लेंगे। ये सारी चीजें बेसिकली आपके मार्केट सर्वे के थ्रू ही हो पाएगी। और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज वहां पर है ये वो बता पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है और ये मार्केट सर्वे के द्वारा ही हो सकता है। फिर फैक्ट्री विजिट। देखिए मार्केट सर्वे आपने कर लिया, आपने देख लिया कि कौन कौन से उत्पाद, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स वगैरह वहां पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फैक्ट्री विजिट्स बहुत जरूरी है। जो भी चीज की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें आप फैक्ट्री विजिट करा सकते हैं। फैक्ट्री विजिट का जैसे कि नाम से ही क्लियर है, चलती हुई फैक्ट्री आपको कैंडिडेट्स को दिखानी है। जैसे अगर कहीं रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो कैसे मस्टर्ड ऑयल बनना है या ग्राउंडनट ऑयल बनना है, उसकी कैसे पैकेजिंग की जा रही है, ठीक है। ये सारे तरीके जब वो लाइव देखेंगे तो उन्हें वो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑलरेडी पहले से टाई अप कर सकते हैं उन लोगों से जिनकी वो फैक्ट्रीज हैं, परमिशन ले सकते हैं उनसे, बैचेस में जाके आप भी प्लांट विजिट करते हैं, इंडस्ट्री विजिट करते हैं, बीबीए में आपने की होगी, आप कोको कोला या बीएल एग्रो गए होंगे देखने के लिए। पर्पस यही था कि आप देख पाएं कि कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही जो लोग बिजनेस की फील्ड में आए हैं उनको भी ये देखना जरूरी है कि कैसे वो चीज आगे जाके संभालेंगे और आगे जाके प्रोडक्शन करेंगे। तो इसके लिए फैक्ट्री विजिट भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आ रही है बात सपोर्ट सिस्टम्स की, फोर्थ नंबर, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम नाम से ही क्लियर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ सपोर्ट वी गिव टू योर प्रोजेक्ट। देखिए ट्रेनिंग वगैरह सब हो चुकी है, यहाँ तक आपको ट्रेनिंग दे दी गई। अब ट्रेनिंग देने के बाद क्या काम बचता है, आपको डिफरेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो ऑर्गेनाइजेशन ईडीपी कंडक्ट कर रहा है, जो भी अथॉरिटी कंडक्ट कर रही है, वो आपको जाने से पहले, आपका ये कार्यक्रम खत्म होने से पहले या आखिरी दिन आपको डिफरेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। डिफरेंट सपोर्ट्स में क्या आ सकता है, जैसे देखिए लिखा हुआ है स्लाइड पर, लाइक द एजेंसीज विच सप्लाई द रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट, वेंचर कैपिटल, फाइनेंस एंड अदर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। देखिए ये बहुत जरूरी है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसके लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए आपको। पैसा आप कौन से बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सी जगहों पर ईडीपी इंस्टीट्यूशन गारंटर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि जब आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक में गारंटी के तौर पर वो आपका ईडीपी का एड्रेस ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक गारंटर होता है कि अगर इन्होंने लोन नहीं दिया तो वी विल गिव। और जनरली यह एड्रेस बता दिया जाता है कि आप इन इन जगहों से इतना इतना लोन ये बैंक दे रहे हैं। वो आपके लिए एक मदद हो जाती है, ठीक है, कि आप सीधे जा सकते हैं, फोन नंबर आपको मिल जाएंगे, आप मिल सकते हैं और अपने लोन के बारे में बात कर सकते हैं। आप मशीनें कहाँ से खरीदेंगे, आप इक्विपमेंट कहाँ से खरीदेंगे, ये सारी चीजें भी आपको सप्लायर्स या उनके एड्रेसेस और फोन नंबर्स मिल जाते हैं, टूल्स और इक्विपमेंट। तो आपको इजी हो जाता है कि आप आसानी से अपनी मशीन्स और इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है रॉ मटेरियल की, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे वो प्लांट रन करना है और जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ मिलेगा,
वो उसके सप्लायर कौन कौन से हैं। तो जो भी लोकल सप्लायर्स होंगे उनके नाम और एड्रेसेस और फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगी। आप उनसे अपनी मीटिंग रखकर उनके रॉ मटेरियल को समझकर, देखकर उनसे आप खरीद सकते हैं और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये मदद आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी को इसीलिए नाम दिया गया सपोर्ट सिस्टम का। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कार खरीदने के लिए जाते हैं और सपोज करिए कि वहाँ पर लोन की सुविधा ना हो कार के शोरूम पर, तो क्या होगा? आप कार देखेंगे, वहाँ जाकर टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर वहाँ से कह दिया जाएगा कि सर 8 लाख की गाड़ी है और आप 8 लाख कैश तो देंगे नहीं, आप कहेंगे मेरे पास 2 लाख है, तो 6 लाख के लिए आप बैंक के चक्कर काटेंगे बाहर जाके। तो उसमें ये होगा कि बैंक से लोन हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ तो आप घर बैठ जाएँगे, या हो गया अगर तो आप किसी और गाड़ी को भी खरीद सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज की डेट में जो कार शोरूम हैं, उन्होंने वहीं पे ये सुविधा दे दी है। वो भी एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है कि आपको कार खरीदनी है, आपने कार पसंद करी, आपके पास जो भी पैसा है इनिशियल अमाउंट वो आप देंगे और बाकी की आपकी ईएमआईज़ वहीं हैंड टू हैंड जो बैंक का कर्मी होता है, जो बैंक का पर्सन बैठा होता है, उससे लोन हो जाता है। आपको कहीं जाना नहीं होता। तो आप सोचिए कि आपको कितनी बड़ी हेल्प मिल जाती है कि आप वहाँ से सीधे गाड़ी खरीद के अपने घर पे ले आते हैं। सो दैट आल्सो वर्क्स एज़ अ सपोर्ट सिस्टम है। इसके बाद द फिफ्थ इज़ मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। देखिए मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आपने बात कर ली है कि आपने सपोर्ट सिस्टम भी बता दिए, दे दिए सभी लोगों को, ठीक है? उसके बाद उनको मॉनिटर करना, उनके ऊपर नज़र रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है और समय-समय पर उनका फॉलो अप लेते रहना। सर एक बार वेंचर कैपिटल वाला पॉइंट बता दीजिए। कौन सा वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल देखिए बेसिकली क्या है, वेंचर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करोगे, छोटा एक प्लांट या फैक्ट्री भी लगाओगे, उसके लिए आपको इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी कैंडिडेट वहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, सभी के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का प्लांट लगा पाएँ। ठीक है? आपने कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर मान लीजिए ईडीपी प्रोग्राम कराया है, कपड़ा बनाने की कोई एक फैक्ट्री के ऊपर आप बता रहे हैं, तो उसके लिए मशीनें भी चाहिए होंगी, आपको एक जगह चाहिए होगी, जहाँ आप डिफरेंट मशीन्स को लगा पाएँ और वहाँ पर आप कपड़ा बना पाएँ, ठीक है? तो बेसिकली वो वेंचर है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उस कैपिटल को अरेंज करने के लिए आप इक्विटी फंड यानी खुद से पैसा ले सकते हैं या आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास जो भी पैसा है, मान लीजिए लाख 2 लाख रुपए आपके पास अपने हैं, वो आप इन्वेस्ट करेंगे बिज़नेस में। बाकी का फंड जो है वो बैंक से आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। सो दैट इज़ रेफर्ड एज़ वेंचर कैपिटल, ठीक है? तो उसमें बैंक लोन दे देगा और आप उसको जब आपका बिज़नेस चलने लगेगा, साल 2 साल बाद, फिर आप उसको ईएमआईज़ के रूप में वापस करोगे। दैट इज़ रेफर्ड एज़ वेंचर कैपिटल। ओके सर। फिर हम बात कर रहे थे मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप की, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे ही लोग जिन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब बिज़नेस स्टार्ट कर पाएँ। हो सकता है कि कुछ लोग नहीं कर पाएँ, कुछ लोगों को दिक्कतें आएँगी और फिर कुछ साल बाद आप ये भी चेक करना चाहेंगे कि कितने लोगों ने सक्सेसफुली बिज़नेस को रन किया, कितने लोग रिकॉर्ड में रहे, कितने लोग जो मीडियोकर थे वो सक्सेसफुल रहे, लाइक दैट। तो आप कोई भी अगर एनालिसिस पे पहुँचोगे, आप कोई भी अगर डेटा मेंटेन करोगे, तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए ही मॉनिटरिंग और फ़ॉलो अप का यहाँ पॉइंट दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले क्या है देख सकते हैं आप, मेंटेनिंग द बायोडाटा फाइल ऑफ ईच ट्रेनी। जैसे ही नंबर 1 पॉइंट यानी ईडीपी प्रोसेस स्टार्ट होता है, नंबर 2 पे आपने देखा था आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन वाला पॉइंट था। तो जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया और किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, उसकी फाइल वहीं पे बन जाएगी।
ठीक है, उसकी फाइल वहीं पर बन जाएगी और उस फाइल में आप उसका बायोडेटा यानी कि वो रिज्यूम जो वो लेकर आया है, करिकुलम वाइटे जो भी लेकर आया है, उसकी एक कॉपी लग जाए। तो उससे क्या होगा, आपको एक बैकग्राउंड मालूम होगी कि इस व्यक्ति ने जिसकी क्वालिफिकेशन ये थी, उसने आपके यहाँ ट्रेनिंग ली। ठीक है, इससे फिलहाल तो अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक रिकॉर्ड के तौर पर ही आप उसको रखेंगे, लेकिन भविष्य में जब आप किसी एनालिसिस को करोगे, जब आपसे कोई चीज पूछी जाएगी एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, तब वो काम में आएगी। ठीक है, तो इसको भी ऑनलाइन आप फीड कर सकते हैं और रिकॉर्ड में रख सकते हैं बायोडेटा फाइल को। फिर है सेकंड, कीपिंग द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपने कोई रिटन टेस्ट दिया है या कैंडिडेट्स ने कोई रिटन टेस्ट दिया है, इफ दे हैव वेंट थ्रू एनी रिटन टेस्ट, तो उनकी कॉपीज होंगी, उनका स्कोर कार्ड होगा, उसको आप संभाल के उसी फाइल में ही लगा देंगे। मतलब हर कैंडिडेट की एक फाइल बनेगी जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते चले जाएंगे, उसका रिज्यूमे, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर कोई और कोर्स किया है तो उसकी फोटोकॉपी, उसका आधार नंबर, उसकी एड्रेस, करंट एड्रेस उसका। ठीक है, उन सबकी एक एक फोटोकॉपी उस फाइल में लगती चली जाएगी। ऐसे ही उसने जो जो भी टेस्ट दिए हैं आपके यहाँ पर, रिटन टेस्ट निकाले हैं, उसमें क्या स्कोर कार्ड आया है वो आप लगा दीजिएगा। उसके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपने पूछे थे, इंटरव्यू कैसा रहा था, इंटरव्यू का जो भी रिजल्ट था वो आप उसके अंदर लगा सकते हैं। फिर है मेंटेनिंग कांटेक्ट विद एवरी एंटरप्रेन्योर। मेंटेनिंग कांटेक्ट, देखिए सपोर्ट सिस्टम देने के बाद वो लोग वहां से चले जाएंगे। अगर मान लीजिए 50 का बैच था या 100 का बैच था जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक है, वो अब ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे और वापस तो आएंगे नहीं। तो आप क्या करोगे कि आप उनसे कांटेक्ट बनाकर रखोगे। कांटेक्ट बना के रखेंगे मतलब आप उनको ईमेल से टच में रहेंगे, या आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, या आप उनको उनके फोन नंबर से उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज वेरी क्रूशियल कि आप उनसे कांटेक्ट बनाकर रखें उन एंटरप्रेन्योर से जो भविष्य में बनेंगे। फिर है विजिटिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर पीरियोडिकली। ये आप एक चार्ट बना सकते हो कि उन सभी लोगों की, क्योंकि आप टच में हैं, कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा, महीने बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि उनमें से कितने लोगों ने अपने वेंचर इस्टेब्लिश किए, कितने लोगों ने अपने अपने बिजनेस वहां पर शुरू कर दिए हैं। फिर उन बिजनेसेस को आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं डेली बेसिस पे या फोर्टनाइटली। ठीक है, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार आप किसी एक बिजनेस को विजिट कीजिएगा। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर जाकर आप लाइव देख पाएंगे कि उसने जो जो चीजें ट्रेनिंग में सीखी उसको वहां पर कैसे अप्लाई किया। ठीक है, और जब आप पर्सनली जाते हैं वहां पर तो आपको वहां का अरेंजमेंट, वहां की कमियां, वहां की खूबियां सब दिख जाती हैं। तो हो सकता है कि आपको वहां पर कुछ कमियां दिखे, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहां पर कुछ अच्छाइयाँ दिखें जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो उन्होंने और अच्छे से प्लान कर रखी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप वहां पर पर्सनली विजिट करेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिकली विजिट करना बहुत ही जरूरी है। फिर अगर किसी व्यक्ति का नंबर चेंज हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है, या उसका और कोई चेंज आया है, वो भी आपको डॉक्यूमेंट वहां से मिल जाएगा। क्योंकि जब आप फैक्ट्री विजिट कराएंगे तो वो फैक्ट्री तो इतनी जल्दी वहां से हटेगी नहीं। तो वहां से आपको एक नया एड्रेस मिल जाएगा कि यस, इंटरप्रेन्योर की जो फैक्ट्री चल रही है वो इस लोकेशन पर चल रही है। ठीक है, और भविष्य में आप उसको एज अ ट्रेनर, एज अ गेस्ट फैकल्टी आप इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले वाले में स्लाइड में हमने बात की थी जहाँ पर ये वाले में, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स लिखा था,
टाई अप ऑफ गेस्ट फैकल्टी लिखा था ये इनिशियल प्रिपरेशन में। तो ये लोग भी कहाँ से आएंगे भाई? ये अब ईडीपी प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है, मान लीजिए 5 साल से, 10 साल से, या 30-40 साल से। तो आज से 20 साल पहले जिन्होंने ईडीपी प्रोग्राम कंडक्ट लिया होगा, ट्रेनिंग ली होगी, वो आज के समय पे बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। तो वो आपके पास कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड में है, तो वो आपके लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको पैसा भी नहीं खर्चना होगा। ऐसे ही आप सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स, तो इन्हीं में से आप ट्रेनिंग के लिए भी निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। ये फायदा हमें मिल जाएगा इनका रिकॉर्ड रखने पर, क्योंकि भविष्य में जाके यही लोग ट्रेनर्स और गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आएंगे। फिर है फॉलो अप मीटिंग्स। आप लगातार उनसे मीटिंग कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर हफ्ते हो या हर दिन हो। महीने में एक बार, साल में एक बार आप जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको कॉल करके उससे समय ले सकते हैं। अगर आप पर्सनली वहाँ नहीं जा सकते, मान लीजिए आपने बरेली शहर में प्रोग्राम किया था, लेकिन एंटरप्रेन्योर ने अमरोहा में या मुरादाबाद में जाके मान लीजिए प्लांट लगाया, तो अगर आप नहीं जा सकते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, लोकल आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए कि आप ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप उनको वर्चुअली इनवाइट करके, जैसे आप ऑनलाइन क्लास भी हम ले ही रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने घरों पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, फिर भी क्लास चल रही है। तो ऐसे ही आप फॉलो अप मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप उनकी प्रोग्रेस या उनके परेशानियों को या उनका फॉलो अप ले सकते हैं। फॉलो अप में ये भी ज़रूरी है कि आप लोन जो उन्होंने लिया था उसका भी ज़िक्र पूछ लें, ठीक है, क्योंकि उसमें गारंटर के तौर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग डिफ़ॉल्टर भी बन जाते हैं आगे जाकर। यानी कि अगर वो लोन नहीं दे पा रहे हैं, या बिज़नेस में घाटा हो रहा है, ठीक है, या उन्होंने इंटेंशनली लोन की किस्त नहीं दी है, तो आपके पास भी रिमाइंडर आ सकता है। तो आज की डेट में जनरली जो ईडीपी संस्थाएँ हैं, उन्होंने ये चीज़ खत्म कर दी है। वो गारंटर के तौर पर तो नहीं, बट दे हेल्प यू इन गेटिंग द लोन, ठीक है। तो वो फ्रॉडरी से बचने के लिए या इस झंझट से बचने के लिए वो आज के तौर पे बड़े ही कम लोगों की गारंटी देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फॉलो अप मीटिंग में आप चीज़ें डिस्कस कर लें। फिर है नोइंग अबाउट द प्रोग्रेस। ये भी ज़रूरी है, ये जानना कि बेसिकली कहाँ तक पहुँचे, क्या प्रोग्रेस हो रही है बिज़नेस में, क्या नया हो रहा है, भविष्य में जाके वो क्या मतलब बिज़नेस को लेके कहाँ पहुँचने की सोच रहे हैं, भविष्य में वो बिज़नेस को कितना एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने कोई एक सेंटर स्टार्ट कर दिया है, तो अगला सेंटर या अगला ऑफ़िस या अगला शहर वो कहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रोग्रेस का पार्ट है, क्योंकि बिज़नेस एक ही जगह स्थिर ना रहे, वो बढ़ता रहे रात-दिन, ठीक है? बिज़नेस ग्रोथ होती रहे बिज़नेस में, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रोग्रेस भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉलो-अप में इसके अलावा बेसिकली आप ये भी जान पाएँगे, जब आप कुछ सालों तक उनकी फाइलें रखेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पर कहा है ना कि बायोडाटा फाइल ऑफ ईच ट्रेनी। तो ये फाइल आपको 1-2 साल नहीं, आपके पास 10-10 साल, 20-20 साल पुरानी फाइलें भी आप रख सकते हैं रिकॉर्ड में। उससे फ़ायदा क्या होगा? 10 साल बाद आप जान पाएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 10 इयर्स पहले जिसने ट्रेनिंग ली थी, और अगर 100 लोगों को आपने ट्रेनिंग दी थी, तो उन 100 लोगों में से कितने लोगों ने इनिशिएट किया? पहली बात, जिन लोगों ने इनिशिएट किया, उन लोगों ने कहाँ तक क्या फैक्ट्री सेटअप करी? अगर करी, तो कितने लोगों ने उसको चलाया? कितने लोग चलाने के बाद बंद हो गई? कितने लोग सक्सेसफुली चला रहे हैं आज तक? तो ये डेटा का जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो रिसर्च का काम है, ये तभी पूरा हो पाएगा जब आपके पास रिकॉर्ड होगा पहले से, आपके पास फाइलें बनी होंगी पहले से, ठीक है? तभी आप ये रिकॉर्ड बना पाएँगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि 100 लोग अगर ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें से आगे जाके 60 लोग बिज़नेस को सीरियसली शुरू करते हैं। 60 लोग आगे जाके उनमें से 20 या 25 ही रह जाते हैं जो प्लान सेटअप कर पाते हैं। कुछ धक्के खाने के बाद, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है या परेशानी आने के बाद
या किसी कोई जॉब में चला गया बाई चांस, ठीक है, तो वो नहीं कर पा रहा है, तो 20-25 लोग ही प्लांट सेटअप करेंगे। और उसमें से भी आप देखिएगा कि फिर 1 या 2 साल बाद कुछ घाटा उठाने के बाद बंद कर देंगे और 2 या 4 फैक्ट्री, 2 या 4 प्लांट ही सक्सेसफुली आपको रन होते हुए मिलेंगे। यानी कि आउट ऑफ 100 जो आपने शुरुआत की थी, आप पाएंगे कुछ समय बाद के 4 या 5 प्लांट ही सक्सेसफुली चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नोइंग अबाउट दी प्रोग्रेस का भी पार्ट हो गया, और आप मॉनिटरिंग जो कर रहे हो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग सक्सेसफुली उसको चला रहे हैं। इतना क्लियर है? Yes, sir. So this is all about the Yes, sir. ठीक है, योर ईडीपी प्रोसेस एंड हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगेन आई एम टेलिंग यू, और इसको ढंग से इसको समझ लिया है, समझ लीजिए, और फिर भी कोई परेशानी लगती है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सारे जो वीडियोस हैं जो डेली लेक्चर्स के हो रहे हैं, ये आपके ईआरपी पे मौजूद हैं। जो आगे के हैं, एक प्रॉब्लम ये आ रही है, बच्चों से मुझे पता लगा था कि वीडियो ईआरपी में अपलोड नहीं हो रही है, शायद आप लोगों ने अगर चेक किया हो, ठीक है, तो वो वीडियो चूंकि हैवी फाइल है, डाउनलोड नहीं हो रही है, उसका एक करेक्शन किया है कि अब जितने भी वीडियोस हैं ये आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, और यूट्यूब का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा ईआरपी में। तो जैसे ही आप लिंक को टच करोगे, सीधे सीधे वीडियो प्ले हो जाएगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये काम हो रहा है बैकग्राउंड में, इट विल टेक टाइम, क्योंकि वीडियोस अपलोडिंग में समय लगता है, और आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट चल रही है। सेकेंड यूनिट जब तक फिनिश होगी तब तक इसकी सारी अपलोडिंग आपकी यूट्यूब पर हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। कोई भी अगर लेक्चर मिस हुआ है बीच में तो आप उसकी वीडियो यूट्यूब से सुन लीजिएगा। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ, यस बोलिए। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। Not possible कि आप जो मैं है उसमें पीछे वो रिव्यू कर दीजिए तो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। तो हाँ पवन जी, इश्यूज है ना यहाँ पे, इसलिए सर मैं ये बोल रही थी पॉसिबल है कि ग्रुप पे मतलब लिंक सेंड कर दें आपका। ग्रुप पे सेंड कर दूं? ग्रुप पे? हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल पवनदीप। मुझे आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा आप क्या पूछ रहे हो, या मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ठीक है सब सर लिंक दे दीजिएगा सर, वो जा कंफर्टेबल रहेगा सर। हाँ, ये मैं आगे दे कैसे दूंगा। समझ नहीं आता कुछ। आई विल गिव यू द लिंक, ठीक है, ऑफ यूट्यूब। उस पे आप, जैसे मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर, आई विल गिव। ठीक है, Yes, sir. It will be easy. हाँ, सारे वीडियोस हैं सबके। सर हाँ, टाइम इज अबाउट टू फिनिश। सर मैं यही बोल रही थी कि मतलब पॉसिबल